विस्तार के साथ चर्चा। तो शुरुआत करते हैं टॉप लाइन्स के बाद इसी खबर से सबसे पहले। तो लिए चलते हैं आपको 28 फरवरी की तरफ। जी हाँ, अमेरिका और इजराइल द्वारा शुरू किए गए सैन्य अभियान की अगर हम बात करें, आपको शायद नाम याद ना हो, याद दिलाते हैं, ऑपरेशन एपिक फ्यूरी। 100 दिन हो गए हैं और 100 दिन बीत जाने के बाद भी ये युद्ध किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा। ना तो अमेरिका जमीनी सेना उतारने का जोखिम ले रहा है और ना ही ईरान झुकने के लिए तैयार है। अब नतीजा ये है कि हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने की वजह से जो दुनिया भर में महंगाई की अगर हम बात करें, इन्फ्लेशन रेट है वो बढ़ रहा है, तेल का संकट गहरा गया है। और इन दिनों ऐसा नहीं हुआ, दुनिया में कई बार शांति की उम्मीद जगी, लेकिन फिर युद्ध के बादल छा गए और अब 100 दिनों के बाद ये संघर्ष थमने का नाम नहीं ले रहा। और लगातार जो भी शांति वार्ता की बात होती है वो अब जिस तरह से ट्रंप साहब कह रहे हैं कि उन्हें उबाऊ लगने लगती है और वो कई बार कुछ ऐसे वक्तव्य बोलते हैं, बयान देते हैं और फिर यू टर्न ले लेते हैं। तो इन 100 दिनों में क्या कुछ हुआ, अलग अलग एस्पेक्ट्स को जानेंगे इस खबर के जरिए। तो हॉर्मुज की सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार जो ये हाई वोल्टेज टकराव है उसका एपिक सेंटर स्टेज हॉर्मुज स्ट्रेट रहा। वहीं अमेरिकी सेंट्रल कमांड का एक बड़ा दावा है कि यूएस ने हॉर्मुज में करीबन 2 ईरानी ड्रोन जो हैं वो मार गिराए हैं। कमर्शियल जहाज़ों पर हमला करने का लक्ष्य था और टकराने से पहले ही ड्रोन नष्ट कर दिए गए। और अब क्योंकि लगातार जो ये हमलों की खबर सामने आती है, इससे क्षेत्रीय तनाव जितना जल्दी मंदा होता है, ठंडा होने की बात होती है, वो फिर बढ़ जाता है। और यूएस सेंट्रल कमांड का ये जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर ये पोस्ट किया गया और उन्होंने कहा कि ईरान के हमले का करारा जवाब दिया जाएगा। तो ये तो लेटेस्ट खबर रही, लेकिन जंग के जो ये 100 दिन हैं, अब इसमें किस तरह से एक्शन प्लान लिया गया, किस तरह से ये पूरी टेक्नोलॉजी है, आइए उसको समझते हैं। 28 फरवरी एक्शन में यूएस और इजराइल आए, जहां से इसकी शुरुआत हुई। फिर हमने देखा कि ईरान के खिलाफ सैन्य अभियान छेड़ा गया यूएस के द्वारा, ये यहाँ से पूरी क्रोनोलॉजी शुरू हुई। वहीं अगर यूके की बात की जाए तो इसकी इजाज़त यूके ने अमेरिका को दी कि ये सैन्य अभियान जब चलना था और सैन्य अड्डों के प्रयोग की भी अनुमति दी गई। किस तरह से ये जंग डे बाय डे लगातार आगे बढ़ती रही, बहुत सारे चेंजेस हुए। डिएगो गार्सिया, आरएफ फेयरफोर्ड, ये सब उसमें शामिल था। ट्रंप का दावा है कि ईरानी सेना लगभग तबाह है, यानी कि खमनेई की मौत के बाद उनका बार बार ये कहना कि रेवोल्यूशनरी गार्ड्स का कोई अस्तित्व नहीं है। 6 और 9 मार्च को फिर से हॉर्मुज स्ट्रेट को खोला गया और 11 मार्च को यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल में जो प्रस्ताव था वो भेजा गया। हॉर्मुज में जहाज़ों की जो आवाजाही है उसको समर्थन मिलने लगा, ये 11 मार्च का अपडेट रहा। 20 और 21 मार्च ये 2 निर्णायक दिन रहे जहां एक्शन मोड में हमने ईरान को देखा, जहां यूएस और कमर्शियल जहाज़ों पर हमला किया गया। किसके द्वारा? ईरान के द्वारा। और ईरान ने किस तरह से, जब ट्रंप का ईरान को ये अल्टीमेटम था कि अब ठहर जाओ, रुक जाओ, वरना कहीं ना कहीं बर्बाद कर दिए जाओगे, और तेल ठिकानों को उड़ाने की वार्निंग लगातार यूएस ईरान को देता रहा। 7 अप्रैल बड़ी डेट, जहां 2 हफ्ते का युद्ध विराम था, और 11 और 12 अप्रैल को इस्लामाबाद में जो वार्ता हुई, इसमें पाकिस्तान ने भी कहीं ना कहीं अपने ब्राउनी पॉइंट्स हैं वो कमाने की कोशिश की। यूरेनियम पर लगातार बातचीत होती और वो फेल हुई। 13 और 14 को भी जो वार्ता होनी थी उस वार्ता में विफलता हाथ लगी और ईरानी बंदरगाहों की अब घेराबंदी करने की कवायद की जा रही है। 13 और 14 जून का अपडेट है। वहीं ईरान का कुवैत और बहरीन में हमला, ये आप देखिए ग्रिप बाय ग्रिप, जैसे कोई फिल्म होती है ना, उसमें अलग अलग तरीके से हम मोड़ लेते हैं, ये कहानी उस तरह से मोड़ लेती हुई नजर आई। और 6 जून को यूएस की ईरान पर लगातार जवाबी कार्रवाई। आप हमारे यहाँ एक चीज़ बर्बाद करोगे तो हम 2 करेंगे, कुछ इस तरह का खेल चलता रहा यूएस और ईरान के बीच, और ये कवायद अभी भी जारी है। इसकी वजह से हमने देखा कि कैसे तेल की कीमतों में ज़बरदस्त उछाल आया। दुनिया भर की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो इस वक्त इस तेल के दबाव को झेल रही हैं और कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं को पास ऑन हो रहा है। और इसकी वजह से हमने देखा कि जितनी भी वैश्विक अर्थव्यवस्थाएं हैं वो कहीं ना कहीं दबाव झेलती हुई नजर आ रही हैं। आइए अब इस तेल के खेल को समझते हैं कि जंग से पहले क्या अपडेट रहा। यानी कि अगर हम बात करें तेल की कीमत की, तो जब जंग नहीं थी उससे पहले $69 प्रति बैरल
ये रेट था कच्चे तेल का जब इसको हम इंटरनेशनल मार्केट में बात करते हैं। और इसी जंग के दौरान हमने देखा कि ये 114 रुपये प्रति बैरल से 126 डॉलर प्रति बैरल भी पहुंच गया। उसके बाद से हमने देखा कि कई अलग अलग जो देश हैं जो पूरी तरह से कहीं ना कहीं निर्भर हैं आयात को लेकर कच्चे तेल के, उनकी अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ाती हुई नजर आई। लेकिन फिर भी अभी भारत बहुत ही कंफर्टेबल, संतुलित और सुरक्षित कुशनिंग पोजीशन पर है। दुनिया पर किस तरह का असर रहा, आइए वो भी आपको बताएं। तो तेल गैस की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखा गया, इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ा और इससे जो ओवरऑल हम कह सकते हैं वैश्विक ग्रोथ है उसकी जो हम कह सकते हैं धार है वो धीमी पड़ती हुई नजर आई। ग्लोबल सप्लाई चेन सबसे बड़ा एस्पेक्ट जो डिस्ट्रप्टेड रहा और खाद्य सुरक्षा बहुत प्रभावित हुई। इसलिए हमने देखा कि मल्टीलैटरल फोरम्स पर कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन को दोबारा सुदृढ़ करना है, उस डिस्ट्रप्शन को खत्म करना है, उसको लेकर प्लान्स बनाए जा रहे हैं। अब ये जो बढ़ा हुआ दबाव है ये सीधा आपकी खाद्य कीमतों पर आया और इस अनिश्चितता ने खाड़ी देशों की सुरक्षा की चिंता भी बढ़ा दी। ये जो हम कहते डोमिनिकन इफेक्ट पड़ा कि आप दो देश अगर आपसी रार पर हैं, इसका खामियाजा खाड़ी देशों ने भी भुगता है। ये वजह क्यों रही, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान इस वक्त जुड़ गए हैं। आइए उनका परिचय आपसे करवा दें। प्रोफेसर राजीव नयन द नेल्सन मंडेला सेंटर फॉर पीस एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन जामिया मिलिया इस्लामिया से हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रोफेसर साहब। सवाल पहला ये कि 100 दिन के बाद भी ये उम्मीद लोगों को लग रही थी कि शायद युद्ध खत्म हो जाएगा, लेकिन फिर से युद्ध के बादल मंडराते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरह से जो संघर्ष वार्ताएं हैं वो फेल हो रही हैं और आखिरकार कौन सा ऐसा हम कंसेंसस माने जहां पर इस युद्ध के खत्म होने की बात हम कर सकते हैं? देखिए, युद्ध तो जिस स्तर पर शुरू की गई थी उस स्तर पर तो नहीं है, इस बात को भी हमें मानना चाहिए। सीज फायर जो युद्ध विराम जिसे हम कहते हैं, युद्ध विराम भी देखिए आप पिछले आप कई जो चल रहे हैं संघर्ष उसमें देखेंगे कि युद्ध विराम का भी मजाक सा बन गया है। एक भारत ने एक युद्ध विराम सी स्थिति की घोषणा की थी जिसे पॉज हमने कहा था। हमने पूर्णतः शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था युद्ध विराम या सीज फायर, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में हमने उसको एक एक अहमियत दी है, एक उसके शब्द का एक मर्यादा रखा। लेकिन अभी ये युद्ध विराम जो शब्द आ रहे हैं उसे एक दूसरे की शक्ति का आकलन करने का एक जरिया मात्र बन गया है और अपने अपने हितों को कितना ज्यादा आगे बढ़ाया जा सके यह अभी एक पूरी की पूरी जो चल रही है एक्सरसाइज वो उसका एक परिणति हम कहेंगे कि होगा। तो युद्ध विराम तो चलिए, युद्ध से ज्यादा युद्ध विराम के दिन हमने देखा और इस युद्ध विराम में भी छिटपुट घटनाएं घटते जा रही हैं। पूर्णतः जिसे कहते हैं शांति बहाल नहीं हुई है। युद्ध भी जिस बड़े पैमाने पर था वह भी नहीं हुआ है। वार्ताएं चल रही हैं, इसी बीच में वार्ताएं निष्फल भी हो रही हैं। बहुत सफल रहती तो निश्चित ही पूर्णतः युद्ध का विराम लग जाता। तो अभी ये स्थिति है, लेकिन अब देखिए अब कहाँ रुकेगी वार्ताएं, कहाँ रुकेंगी, ये सबसे ज्यादा अहमियत रखता है। कौन कितना समझौते को मानता है। देखिए अमेरिका के लिए मैं मानता हूं कि जेसीपीओ वाली स्थिति परमाणु बम, उस परमाणु बम तो नहीं कहिए, परमाणु तकनीक पर मान लेना चाहिए और हमें लगता है कि मोटे मोटे तौर पर ईरान भी उस चीज को मान लेगा। अब क्यों नहीं कर रहा है, अब यह एक बड़ा ये जिसका है कि पूरे विश्व को तबाह करने वाली बात हो गई है। दूसरी चीज देखिए अभी सबसे अच्छी जो बात बनी है कि वह पिछले इस सप्ताह में आप देखेंगे घटनाक्रमों को, तो अमेरिकी जो वहां का कांग्रेस है वहां से थोड़ा सा टाइटनिंग अप हुआ है ट्रंप को कि भाई अब आप शांति से करें। वहां का जो सुरक्षा का जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसे सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उसने भी इजराइल के ऊपर एक नई सूचना की कहा है। और एक देखिए वॉशिंगटन पोस्ट का आज का अखबार अगर आप पढ़ेंगे तो उसके हेडलाइंस में है कि सबसे ज्यादा स्पियोनाज का जो जासूसी का खतरा है तो वो इजराइल से आ रहा है। तो इजराइल के ऊपर भी एक न एक तरह से एक नकेल कसने की बात, कुछ न कुछ उन्हें झुकाने की बात अमेरिकी राजनीतिक व्यवस्था सोच रहा है, चाहे वह अमेरिकी इस्टेब्लिशमेंट, डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट हो, उनका इंटेलिजेंस एस्टेब्लिशमेंट हो, उनका पॉलिटिकल एस्टेब्लिशमेंट हो,
सब मान रहे हैं, चाहे वहां का जो आम व्यक्ति है, सिविल सोसाइटी से कई बार बोलते हैं हम, लेकिन वो प्रोफेसर सब। राजीव, हम जो तेल का संकट है उससे कैसे उभरते हुए सामने आएंगे? वजह है कि देखिए हॉर्मुज स्ट्रेट अभी भी बंद है, वहां पर अभी भी ऐसे कितने जहाज है जो लंगर डाले वहां पर है। आपका जो बीमा का खर्च है जहाजों को लेकर वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, यानी कि एक ट्रैफिक बिल्कुल। जैम की स्थिति है, क्योंकि बहुत ऑलरेडी हॉर्मुज स्ट्रेट बहुत नैरो है। अगर हम उसके जोग्राफिकल कंडीशन को समझें, ये सबसे बड़ा हम कह सकते हैं काउंटर पॉइंट है। यहाँ पर आप कैसे इसमें एक कंसेंसस होने की उम्मीद रखते हैं? कौन से वो देश हैं जो मध्यस्थता करें तो शायद कुछ हासिल हो? नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए, इसमें तो जैसे हमारी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया की जहाजें हैं, हो सकता है सरकारी जहाजें हैं थोड़ा सा रिस्क लेकर आ जाए, लेकिन जो प्राइवेट जो शिप है वो रिस्क नहीं लेना चाहिए। इंश्योरेंस है, उनको इंश्योरेंस में इतना पैसा आएगा नहीं। इंश्योरेंस का जैसा आपने कहा, उसकी भी कीमत बढ़ती जा रही है। तो निश्चित ही एक बहुत ही संकट की स्थिति है। उस संकट से पूरा विश्व जूझ रहा है और यूरोप जूझ रहा है, उससे एशिया के देश जूझ रहे हैं। और यही एक दबाव बहुत जबरदस्त रूप से अमेरिकी प्रशासन के ऊपर है कि आप तेल का कारोबार जारी होने दें। जिस तरह की जो छिटपुट घटनाएं भी आप कर रहे हैं, ठीक है युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन युद्ध विराम भी नहीं हो रहा है। यहाँ इसके बीच भी कभी ड्रोन से अटैक होता है, कभी मिसाइल से अटैक होता है, कभी ईरान भी प्रयास करता है, भले अमेरिका कहता है कि नहीं हमने उनका मार गिराया। चलिए जो भी हो, घटनाएं घट रही हैं। और इस घटनाओं में जो जो भी तेल के आपूर्ति करता है उनके, अब देख भी रहे हैं वहां तो हमले हो ही रहे हैं। साथ साथ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जिसकी आपने बात की है, जी। वहां पर भी प्राइवेट जो जहाजें हैं वो आगे लाना नहीं चाहते हैं। चाहे इंश्योरेंस का उनका भी गैप है, अभी भी इंश्योरेंस कंपनीज पूरा का पूरा उन्हें मुआवजा नहीं नहीं देगी दे अगर रही है। उनके ऊपर डैमेज हो गया तो ये एक संकट बनी हुई है, आपूर्ति की संकट है। अब भले ही आप जी। अफ्रीका के माध्यम से ला रहे हो, दूसरे नीचे से ला रहे हो आप, वो चल रहा है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज देखिए विशेष करके अपने देश में आने के लिए मुश्किल से 1 सप्ताह में पहुंच जाती है, बाकी जगहों पर मुश्किल आएगी। उसी तरह से जो एशियाई देश है चलिए, उनके उम्मीद पास भी करेंगे काफी। प्रोफेसर राजीव कि ये 100 दिन 200 में ना बदले और जल्द ही इस पर इस तरह की प्लान की कोई तैयारी हो, जहां दोनों देश एक पर्टिकुलर पॉइंट पर आकर कहीं ना कहीं मध्यस्थता के साथ बातचीत करें और वो बातचीत आगे भी हम कह सकते हैं सफल रहे और ये वार्ताएं विफल ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने इन तमाम जानकारियों के साथ डीडी न्यूज़ को अपना कीमती समय देने के लिए। वक्त